बैठा जाए, बैठा जाए। ठीक है आप लोग? मानव की इतिहास कंदराओं से प्रारंभ होती है और आज अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। एक लाइन में ये कहें तो आप शुरुआत कहां से होते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता, पहुंचते कहां है ये महत्वपूर्ण होता है। शुरुआत से अंत तक की यात्रा इस पर निर्भर करती है कि आपका अनुभव और विचार कैसा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों का परिणाम होता है और जिस तरह से विचार हम अपने अंदर व्यवस्थित करते हैं वही हमारे व्यक्तित्व का निदर्शन करता है। इसीलिए शुभ अशुभ, अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं होता है, सबसे सुंदर विचार होता है या सबसे बुरा विचार होता है। इसलिए आज के निबंध श्रृंखला का जो चौथा दिन है उसमें हम सुक्तियों पर आधारित कुछ निबंध को ले रहे हैं जो दार्शनिक निबंध है, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन अलग अलग विषय पर आधारित निबंधों को ले रहे हैं, जिससे कि कोई भी पक्ष हमारा अधूरा न रहे और हर पक्ष पर एक हमारा दृष्टिकोण विकसित हो जाए जो कालांतर में हमारी सफलता का एक मार्ग प्रशस्त कर दे। चले तो आज के निबंध में पहला निबंध अच्छा या बुरा होता है। दूसरा, वर्तमान के भौतिकवादी दृष्टिकोण से कि इंसान कब कैसे किस प्रकार अपने चिंतनों में धन को, खास करके भौतिक धन को अधिक महत्व देने लगा और उसी के संदर्भ में समाज के नियम, नैतिकताएं, सामाजिक मूल्य, चिंतन सब बदल गए। इसीलिए आज का समाज कहता है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी भी समय में, कालखंड में, जब मानवीय समाज में पैसा बोलता है तो वहां सत्य मौन हो जाती है। इसलिए निबंध का दूसरा जो है वो इसी पर आधारित है, उसमें नोट कर लेंगे। पैसा जब बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। ठीक है, जब से हम लोगों ने निबंध यात्रा प्रारंभ किए हैं कुछ कुछ मनोविज्ञान में बदलाव हो रहा है। क्या मैं ये आशा करूं? निबंध परिचर्चा का उद्देश्य है आपको सभी प्रकार के विषय से अवगत कराकर आपके मनोवैज्ञानिक चिंतन में एक अलग आयाम को जोड़ना।
और मुझे लगता है कि इस कक्षा से आप बहुत लाभान्वित होंगे और आशा से अधिक आपके परिणाम जो है सो आएंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि कुछ निबंध और लिखने के जो तरीके हैं उस पर मैं हमेशा देखता हूँ, लोग लिखते हैं, लोग दिखाते हैं, और उससे मुझे लगता है कि कोई भी चिंतन या कोई भी विचार अस्थाई नहीं होता। अगर उसे अच्छी अनुभूति और परिवेश मिले तो एक नए आयाम में बदल जा सकता है। और किसी भी कार्यों के लिए अनुभूति का होना और अनुभव का होना आवश्यक होता है, क्योंकि अनुभव और अनुभूति से अच्छे और बुरे विचारों का क्रियान्वयन होता है या विचार बनता है। शुरुआत करें हम लोग। तो सबसे पहला निबंध है हमारा कि विचार स्वयं में अच्छा या बुरा होता है। चलें, अब यहां पर एक बार क्या हुआ कि एग्जाम का समय था, ठीक है, और लोगों के मन में ये बात रहता है कि अगर मैं दही चीनी खा करके जाऊं तो मेरे एग्जाम अच्छे हो जाएंगे। नहीं, लोग खाते भी हैं। उसका मनोविज्ञान से एक प्रभाव होता है कि चलो मैंने ये काम कर लिया तो हो सकता है ये अच्छा हो जाए। लेकिन वास्तव में प्रत्येक कार्य का संबंध, प्रत्येक परिणाम का संबंध उसके कार्य से होता है, उसके विचार से नहीं होता है। अगर विचार से परिणाम निर्धारित होने लगता या फल निर्धारित होने लगता, क्योंकि विचार जो होता है वो कर्म को प्रेरित करता है और उस कर्म से परिणाम निर्धारित होता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी परिणाम अपने कर्म का ही एक रूप होता है, और अगर केवल और केवल कर्म का महत्व नहीं होता तो ये बात कभी नहीं कही जाती कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अभिप्राय है कि संपूर्ण विश्व का जो निर्धारण है वो कर्म के सिद्धांतों से है। इसलिए कर्म ही समाज का, व्यवस्था का शाश्वत नियम है। चलें, अब यहां सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं विचार से। इस निबंध का केंद्र विषय जो है कि हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि जैसे कि जो विचार है ठीक है, ये अच्छा बुरा है या अच्छा बुरा जैसी कोई व्यवस्था है। जैसे हम जिसको अच्छा और बुरा कहते हैं, ये अच्छा और बुरा एक्चुअल में है क्या? ये अच्छा और बुरा व्यक्ति का एक विचार है, और ये जो विचार है ये व्यक्ति का एक अनुभव है जो वो अपने परिवेश से, स्थान से, घटनाक्रम से अनुभूत किया है। हाँ, वही अगर एक आवश्यकता से ऊपर चला जाए तो पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि बिल्ली रास्ता काट दी, अब हम एग्जाम देने जाएंगे, या मन में ये बिठा लें कि अब मेरा एग्जाम आज अच्छा नहीं जाएगा, तो आपका पूरा, अगर हम इसको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस बिल्ली पर अब निर्धारित है कि मेरे साथ कोई बुरा होगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, या किसी भी पर्पस से आप निकल रहे हैं उसके प्रति आपके मन में एक आशंका होगी, और उस आशंका के संदर्भ में आपका जो जैविक संतुलन है वो बिगड़ेगा, और उस जैविक संतुलन के बिगड़ने से अगर कोई घटना घट जाए तो हम उस घटना को बिल्ली के काटने से जोड़ते हैं, नहीं कि हम अपने जैविक संतुलन से। क्या है कि नहीं? समाज में जितना भी अंधविश्वास है या अच्छे बुरे की अवधारणा है या टोटम है या टोटका है, इसका सीधा संबंध विचारों से है। नहीं, इसलिए सबसे पहले हम लोग कहां आते हैं? विचार पर।
अब ये विचार जो है, इस विचार से व्यक्तित्व बनता है, ये याद ध्यान में रखिएगा। हमारा व्यक्तित्व जो होता है, इससे हमारा कार्य निर्धारित होता है, और इस कार्य से परिणाम का निर्धारित होता है। ठीक है, अब यहां आ जाइए, ये विचार क्या है? तो विचार जो है वो एक अनुभूति है या एक अनुभव है। ये जो अनुभव है, ये परिवेश से अंतःक्रिया है। इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास से जो अंतः क्रियाओं से सीखते हैं, वो हमारा अनुभव। ठीक है, वो अनुभव हमारा विचार बना है। ठीक है, अब इस विचार का विश्लेषण, अच्छा और बुरा, ये सब निर्भर करेगा इसके विश्लेषण की क्षमता पर, अर्थात हमारे मानसिक अवस्था पर। किसको नियंत्रित करेगा? ये मानसिक अवस्था पर। अब यहां पर आ जाइए, अब यहां रुकिए। अब एक चीज और आपको बता दें, जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है, जो हमें दिखाई देता है, वो शरीर स्थूल शरीर है, और जो दिखाई नहीं देता वो है हमारा मन या आत्मा। खैर, मन, आत्मा, शरीर, इसके अंतःक्रिया को फिर कभी समझाएंगे। तो ये हमारे शरीर का एक सूक्ष्म अवस्था है। ठीक है, अब यहां याद रखिए, जिस तरह से शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता है, इसीलिए मन के लिए भी पोषण की आवश्यकता है, और मन का पोषण है विचार। अब अगर ये बुरा है तो मन को बोझिल बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मन में ये समझ है कि एग्जाम कम है, मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तो आप कम समय या अधिक समय रहे इस स्थिति में आप अपना अच्छा नहीं दे सकते। आपको हमेशा ये सोचना होगा कि इतना ही समय सबके लिए है, और इसी समय में मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा। ठीक है, अर्थात हमारे मन का किस पर प्रभाव पड़ता है, और हमारे जितनी भी जैविक क्रिया है ये यहाँ से नियंत्रित हो जाती है। तो शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं ये कहां से नियंत्रित हो रही है? मन से। मन इसे नियंत्रित करता है। इसीलिए अगर मन को ही कंट्रोल कर लिया जाए, ये सूक्ष्म शरीर है, मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो शरीर अपने आप में व्यवस्थित हो जाएगा, और मन की ताकत से संसार की सर्वोच्च विजय प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण आप जानते होंगे, स्टीफन हॉकिंस, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, शरीर से लाचार लेकिन मन और मस्तिष्क से उच्च चिंतन के कारण उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। ठीक है, तो शरीर से कमजोर व्यक्ति भी मन के बल पर, मन की ताकत से वो एवरेस्ट पर जा सकता है, जिसके ढेर सारे उदाहरण हैं।
इसलिए ताकत मन में होता है, शरीर में नहीं होती। अगर मन आपका कमजोर हो जाए तो मजबूत से मजबूत शरीर विकलांग नजर आता है, और कमजोर से कमजोर शरीर अगर मन में ताकत है तो बड़ा ही विशाल और मजबूत लगता है। इसलिए मन के जीते जीत, मन के हारे हार, ये इसलिए कहा जाता है कि मन हमारे इस स्थूल शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मन का संबंध विचार से है, और इसीलिए अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड, इसका सारा संबंध किससे आ गया, विचार से। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, इस विचार के आधार पर विचार क्या हो गया, अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो ये क्या हो गया कि किसी भी घटना को विश्लेषण करने की क्षमता, या आप यह कह सकते हैं कि ये एक दृष्टिकोण है कि आप किसी घटना को कैसे देखते हैं। घटना को कैसे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के लिए संसार दुखमय है, वही संसार किसी दूसरे के लिए आनंदमय है। तो एक ही चीजें दो अलग अलग व्यक्ति के लिए अच्छा और बुरा कैसे हुआ? क्या वो अपने आप में अच्छा बुरा है, या व्यक्ति के विचार में अच्छा बुरा है, उसके अनुभव में अच्छा बुरा है? क्या है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। जैसे कि विचार की तीन अवस्था हो सकती है, जो मन की अवस्था है। एक नकारात्मक विचार, एक सकारात्मक विचार, और एक, इन दोनों से ऊपर क्या हो सकता है? एक संपूर्ण आशावादी विचार। जी, जो प्रत्येक चीजों में वो नकारात्मक देखता ही नहीं है, वो हर चीजों को एक अवसर के रूप में देखता है। और याद रखिएगा कि आप प्रशासक बन रहे हैं, प्रत्येक समस्या में एक अवसर को तलाशना, ये आपकी क्षमता होती है। और इसीलिए कचरे से भी ईंधन निकालने की जुगाड़ आप बताते हैं। दुनिया के लिए वो कचरा हो सकता है, लेकिन हमें सोचना होगा कि इसको हम अवसर में कैसे बदलें। ये है नवाचार, और नवाचार में नकारात्मकता कभी नहीं होती है। इसलिए विचार की कितनी अवस्था हो गई? तीन। कौन कौन? सकारात्मक, नकारात्मक और नवाचार। हमेशा ही उसमें नया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आधा गिलास पानी होता है, जैसे ये बोतल हमें दीजिए, मैं दिखाऊं आपको। मान लीजिए कि यहां तीन चीजें हैं, इसमें पानी है। एक व्यक्ति से पूछा जाए कि इसमें क्या है, एक कहेगा आधा बोतल पानी है, दूसरा कहेगा आधा खाली है, तीसरा कहेगा आधा पानी है और आधे में हवा है। क्योंकि खाली कुछ भी नहीं होता, खाली नकारात्मकता है। आपकी दृष्टि में इसमें पानी नहीं दिखा, आपको खाली दिखा। एक को केवल पानी दिखा और एक को पानी और हवा दोनों दिखा। जिसमें ये दोनों दिखा वो नवाचार है। और नवाचार के बल पर ही मानव कंदरा से रॉकेट साइंस का यात्रा तय किया। ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी यात्रा व्यक्ति केवल एक विचार से नहीं चल सकता है। इसलिए समाज में हमेशा ही कितने व्यक्ति होते हैं? तीन तरह का, तीन विचार, तीन तरह के। तो इस तरह से अब यहां पर जो संपूर्ण दृष्टिकोण है, ये चीजें हैं। अब ये दृष्टिकोण का जो संबंध होता है वो कहां से आया? अनुभव से।
और अनुभव जो है, अगर ये परिवेश की अंतःक्रिया है, तो ये अंतःक्रिया जो है ये क्या होगी? कठोर भी हो सकती है और सरल भी। ठीक। अब ये कठोर और सरल का संबंध किससे है, इसके मूल तत्व से समझने के लिए, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक व्यक्ति के लिए बीपीएससी का एग्जाम सबसे सरल है तब जब वो पहली बार में सफलता पा लेता है, और एक व्यक्ति के लिए थोड़ा कठोर है जब वो दूसरी या तीसरी बार में सफलता पाता है। ठीक है। अब यहां एक बात बताइए, जो पहली बार में सफल हुए और जो दूसरी बार में सफल हुए, सफलता दोनों को मिला, लेकिन एक को समय लगा और एक को समय कम लगा। तो क्या ये संभव है कि एक ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा और एक ने सब कुछ पढ़ा? नहीं, अनुभव दोनों का अलग अलग है, इसीलिए उन पर दोनों की विचार अलग अलग है। लेकिन इससे एक अलग विचार अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो इसमें यह है कि एक ने सफलता के उस गूढ़ चीजों को पहले समझ लिया और एक को समझने में समय लगा। जिनको समय लगा उनके लिए सफलता कठोर हो गई, और जिनका ये अनुभव पहले हो गया उनके लिए सफलता सरल हो गई। अगर हम इसको इस दृष्टि से देखेंगे तो हम अपने कमियों को उजागर करेंगे। इंसान चांद पर गया इसलिए नहीं क्योंकि उसने दूसरे पर अपना गलती थोपा, इसलिए क्योंकि स्वयं को उसका जवाबदेह बनाया। इसलिए याद रखिए, इस विचार के आधार पर समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वस्तु सत्य और दूसरा व्यक्ति सत्य। जो वस्तु सत्य होता है वो प्रत्येक घटना को अपने लिए जिम्मेदार मानता है, और वस्तु सत्य होता है जो वस्तु सत्य होता है वो प्रत्येक घटना पर, प्रत्येक चीजों पर वो किसी न किसी कमियों की तलाश करता है। ये हमेशा जो है वस्तु सत्य व्यवस्था में दोष देता है, और ये अपना दोष स्वयं में देता है। जो स्वयं को दोषी मानता है वो अपने कमियों को सुधार कर आगे बढ़ता है, और जो व्यवस्था में दोष देता है वो हमेशा ही बस व्यवस्था के दोष से ही अपने आप को मुक्त करके उसे कभी अपना दोष दिखाई नहीं देता। ठीक है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात संसार में कोई बुरा नहीं है, बुरा एक अनुभव है। अगर हम उसे स्वयं में खोजें तो लगेगा कि मुझसे बड़ा बुरा जो है सो कोई नहीं है। इसीलिए अच्छा या बुरा केवल व्यक्ति का विचार होता है और कुछ नहीं, वो केवल और केवल व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बनता है। अब यहां चलें इसको एक अलग रूप में फिर। ठीक है। व्यक्तित्व का संबंध कर्म से, इसलिए विचार कर्म को प्रभावित करता है। विचार किसको प्रभावित करता है? कर्म को प्रभावित करता है।
और कर्म परिणाम को प्रभावित करता है। कर्म किसको प्रभावित करेगा? परिणाम को। जैसे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मतलब फल किसमें निहित है? इसी बात को अगर हम गीता से ले तो कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमें हमेशा ही किसका चिंतन करना चाहिए? कर्म का। हमें चिंतन कर्म का करना चाहिए, नहीं कि परिणाम का। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्म में स्वतः ही फल निहित होता है। जैसे फूल में खुशबू निहित होती है, क्या उस फूल से हम खुशबू अलग कर सकते हैं? पानी में शीतलता निहित है, वो उसका स्वाभाविक गुण है। इसलिए कर्म का स्वाभाविक गुण है फल। वो कर्म अब आप जैसा हो, अब कर्म का जो स्वरूप होगा, कर्म का जो नेचर होगा, कर्म की जो प्रक्रियाएं होगी, कर्म की जो अवधारणा होगी, कर्म की जो विस्तार होगा, वो संपूर्ण रूप में निर्भर करेगा विचार पर। इसीलिए सभी प्रकार के परिवर्तनों को व्यवस्थित करने में विचार की भूमिका अहम होती है। ठीक है। जैसे अब यहां विचार करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। यहां दो चीज है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, और एक है कैसे कर रहे हैं। भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत प्रारंभ हुई तो उसने समाज पर 200 वर्ष तक शासन कैसे किया? तो उसने यहाँ के विचारों पर सबसे पहला अपना प्रभाव बनाया। अभी तक जो भारतीय समाज था या अब जो फिर बनने जा रहा है, वो कर्म के इस भाव पर बल देता था। किस पर? कि हम कार्य कैसे कर रहे हैं। और उसने भारतीय समाज में कर्म के इस स्वरूप का निर्धारण किया। किस स्वरूप का? कहेंगे ये दोनों में क्या अंतर है सर? कि कार्य है, ये कर्म है, कार्य है, ये आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो कार्य की महत्ता यहां से नहीं है, कार्य की महत्ता यहां से है। कोई कार्य महत्वपूर्ण इस पर होता है कि उसको कैसे किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। इस पर महत्व नहीं होता है कि वो क्या है। और अंग्रेजी सरकार ने इसको यहां के रूप में बदला, क्योंकि भारत पर लंबा समय बदलना था। इसीलिए उसने अपने शासन प्रणाली में इसको ज्यादा महत्व दिया और इससे भारतीय समाज का सोशलाइजेशन किया। ठीक है। कैसे किया? तो एक लाइन है जिसको मैं बोलना चाहूंगा कि पढ़े फारसी बेचे तेल देख भाई कर्म का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल देख भाई कर्म का खेल। मतलब वो शिक्षा को नौकरी से जोड़ा और शिक्षा में अंग्रेजी को इम्प्लीमेंटेशन की। मतलब ज्ञान में भाषा को महत्व दिया, ज्ञान को महत्व नहीं, और उस भाषा को नौकरी से जोड़ दिया और नौकरी को समाज में सोशलाइजेशन किया, प्रतिष्ठित किया, जिससे समाज में पहचान नौकरी से होने लगी, उसके ज्ञान विज्ञान बुद्धि विवेक तर्क और कार्य से नहीं। अब यहां ये लाइन है कि पढ़े फारसी बेचे तेल देख भाई कर्म का खेल। अब यहां तेल बेचना व्यवसाय है, कार्य है, और फारसी पढ़ना ज्ञान है।
अब यहां समझिए कि ज्ञान को अगर नौकरी से जोड़ देंगे तो ज्ञान क्या व्यवहारिक रूप में कभी आएगा? ज्ञान एक अलग चीज है और कार्य एक अलग चीज है। ठीक है, जिस तरह से व्यक्ति के लिए अन्न, जल, पानी की आवश्यकता है, इसीलिए संपूर्ण जीवन को सर्वांग बनाने के लिए शिक्षा और ज्ञान की जरूरी है। उसका संबंध नौकरी से नहीं, उसका संबंध किसी कार्य से नहीं। लेकिन जब हम ज्ञान को, विद्या को, शिक्षा को अगर नौकरी से टटोलने लगते हैं तो वहां पर फिर सामाजिक चिंतन पैदा नहीं होता, फिर वहां विवेकानंद नहीं आते, फिर लोग पढ़ते हैं सिर्फ नौकरी के लिए। किस लिए पढ़ते हैं? सिर्फ नौकरी के लिए। और उस स्थिति में उच्च सामाजिक चिंतन, उच्च विचारधारा, उच्च सामाजिक मनोविज्ञान और उच्च सामाजिक नैतिक मूल्य का विकास नहीं होता समाज में, क्योंकि वहां पर व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है। आप पढ़ लें, एमबीए कर लें और खेती करने लगे, आपको स्वयं में और घर में माता पिता परेशान हो जाएंगे। क्यों? तो एमबीए करके आप खेती करने आए थे। अब जरा सोचिए कि भारत की कृषि सुधरेगी कब? क्या वो जब सामान्य और बिना पढ़ा लिखा लोग खेती करेगा तब? जब खेती भी अर्थव्यवस्था का एक रूप है तो इस विचार को बदलना होगा कि पढ़ करके जो नौकरी या उद्योग एक स्थापित करेंगे तो कृषि भी अर्थव्यवस्था का एक उद्योग है। ये विचार ही कृषि को उन्नत करेगा और एमबीए जो है सो खेती करने लगेंगे। ठीक है, तो किसी भी कार्य की महत्ता इससे निर्धारित होती है कि उसको कैसे किया जाता है, इससे नहीं कि वो क्या है। एग्जाम्पल लीजिए, आज मान लीजिए कि आज आप जानते होंगे कि भारत में स्टार्टअप की एक युग प्रारंभ हुई है और उस स्टार्टअप में इंटर यंगप्रेन्योर की काफी अधिक बढ़ावा मिल रहा है और उसमें प्रत्येक कार्य को हम शिक्षा से महत्व नहीं दे रहे, उसके कार्य के तरीके से महत्व दे रहे हैं। आज लोग चाय, स्ट्रॉबेरी, अन्य प्रकार की खेती कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग। क्या उसका संबंध इस लाइन से है? इस लाइन का मतलब हो गया फारसी बेच करके अगर तेल आप बेच रहे हैं तो आप कितने अभागे हैं, आपका कर्म कैसा है कि आप तेल बेच रहे हैं। नहीं, तभी तो हमारे यहां कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अर्थात खेल कूद भी जीवन का एक अंग है, वो भी एक आवश्यक चीजें हैं। ये विचार हमें बदलना होगा कि व्यक्ति का महत्व उसके कार्य करने से है, कि वो उस कार्य को किस उच्च गुणवत्तापूर्ण तरीके से करता है और इस उच्च गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने का संबंध विचार से है। आज आप देखेंगे कि भारत के प्रत्येक लोग अपने कार्य से असंतुष्ट हैं। डॉक्टर को अपना डॉक्टरी अच्छा नहीं लगता, कलेक्टर को अपना कलेक्टरी अच्छा नहीं लगता, शिक्षक को अपना पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं लगता, विद्यार्थी सब परेशान। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो अपने विचारों के उलट कार्य करता है, जिसके कारण कभी उसके विचार और कार्य में साम्यता नहीं होती और इसीलिए हमेशा ही वो अपने कार्य को कोसता रहता है। किसी भी कार्यों में नवाचार तभी आता है जब वो व्यक्ति अपने विचारों के अनुकूल कार्य को प्रेरित करता है। वो उस कार्य को किस रूप में देखता है तब उसे जो है सो उसमें अच्छा करता है वो। इसलिए याद रखिए, कोई भी चीज मूल्यवान तब होता है जब उस चीज को देखने का तरीका आपका बदलना है। आप कोई भी कार्य करें, क्योंकि कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता, उसको देखने वाला और उसको स्वयं में समझने वाला अच्छा बुरा होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी सामान्य लोगों की सेवा कर रहे हैं। गांधी जी से पूछा जा रहा है कि आप इतना छोटा काम कर रहे हैं, कहा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कि नहीं है। हाथ से मैला उठाने वाला और हमारे आपकी समाज की गंदगी को साफ करने वाला भी हमारे आपकी तरह ही एक इंसान है।
ये विचार जैसे ही हम उसके प्रति रखते हैं, समाज में सहकार आ जाता है। हम किसान को किसान नहीं अन्नदाता कहें तो सामाजिक स्टेटस बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारे आपके लिए अन्न उपजाते हैं और यही विचार उनको अपने कार्य को सम्मान पूर्वक करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए विचार ही हर कार्य की प्रेरणा होती है। अगर विचार कमजोर हो तो कार्य की जो प्रणालियां होती है वो कमजोर होता है, जिससे उसका परिणाम कमजोर होता है। फिर उसी विचार से हम या तो अंतरिक्ष में जाते हैं या फिर नीचे गिरते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कोई नीचा नहीं उठाता, न कोई व्यक्ति को कोई उठाता है, न कोई किसी व्यक्ति को गिराता है। व्यक्ति स्वयं अपने विचारों से उठता है और स्वयं अपने विचारों से गिरता है। इसीलिए विचार ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास का माध्यम है। अगर हम अपने विचार को बदल लें तो दुनिया बदल जाती है। इसीलिए जा दृष्टि सा सृष्टि, सृष्टि वैसे ही हमें नजर आती है जैसे हमारी दृष्टि होती है। वैसे वेदांत दर्शन की ये चीज लाइन है, उसमें यह भी है कि सृष्टि से ही दृष्टि बनती है, लेकिन इस पर निर्भर करता है कि आप उस सृष्टि को लेते कैसे हैं। इसीलिए दृष्टि की प्रधानता है। आपकी दृष्टि अगर बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। हम जैसे चश्मे पहनते हैं, दुनिया हमें वैसे नजर आता है। हरा पहन ले हरा, नीला पहन ले नीला, उजला पहन ले उजला। अर्थात दुनिया तो वैसी की वैसी ही है, केवल बदल रही है तो देखने वालों के लिए। इसीलिए कोई भी व्यवस्था स्वयं में योग्य नहीं होता। योग्य वो तब होता है जब उसको देखने वाला जो होता है वो योग्य होता है, और उस योग्यता का संबंध विचार से है। चलें, तो इस संदर्भ में यहां पर किसको महत्व देंगे? ये विचार हमें किसको प्रेरित करता है? इस विचार का हमारे व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव पड़ता है, हम उसको समझाने के लिए हम एक घटनाक्रम पर विचार करते हैं और आपको एक उदाहरण देते हैं। आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद सारे नीतियों का अनुसरण किया गया था, सभी प्रकार का। और कहा जाता है कि मस्तिष्क पर किया गया प्रहार, विचारों पर किया गया प्रहार किसी भी सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने में अहम भूमिका होता है। कहा जाता है कि किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति को अगर बदलना है तो उसके विचारों पर आघात किया जाए, उसके विचार से वो संस्कृति बदल जाती है। तो यही चीजें हैं। और आपको याद होगा कि महाभारत के अंतिम पड़ाव में कर्ण जो है सो पूरे के पूरे कौरव सेना का सेनापति है। और सेनापति बनने की जब समाचार पांडव पक्ष में जाते हैं तो उनमें बड़ा ही विचलन पैदा हो जाता है। कृष्ण विचलित हैं कि क्योंकि कर्ण कर्ण था, महादानी महाधनुधरी। कहा जाता है कि कर्म से भाग्य बदलता है, कर्म से इतिहास बदलता है। तो कर्म से इतिहास कर्ण बदल रहे हैं, और कर्ण अभागा होते हुए भी संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली था कि उसने अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से इतिहास के स्वर्णिम पंक्ति में उन्होंने रखा। और इसीलिए अगर कुछ परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो महाभारत में अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ कर्ण है, कि मृत्यु निश्चित होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य के लिए अपने के साथ लगा रहना, यह केवल कर्ण से लोग सीख सकता है। कर्ण जानता है कि मेरा मित्र अधर्मी है, इसके बावजूद भी वो उसको मित्र बनाता है, और इसीलिए वो मित्रता का जो संबंध है वो कर्ण कभी नहीं छोड़ता है। ये कर्ण की सबसे बड़ी पहचान है। खैर चलें, तो कर्ण यहाँ सेनापति है, और कर्ण का एक शर्त है कि शल्य नरेश हमारा सारथी बन जाए। दुर्योधन शल्य नरेश को सारथी बना देते हैं। शल्य नरेश जो है वो आपको नकुल और सहदेव के मामा हैं, मतलब पांडव के मामा हैं। उस समय में लोग नैतिक मूल्य के कितने उच्च धनी होते थे कि युद्ध लड़ने के लिए कौरव पक्ष से पहले निमंत्रण आया तो उन्होंने अपने भांजा को छोड़ करके कौरव के तरफ से लड़े थे, क्योंकि दोनों ही मामा भांजा ही थे। तो शल्य कौरव के पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन मामा थे असली मामा किनके? पांडव के। इसीलिए
कृष्ण और भी विचलित हो गए और इसीलिए शाम के समय में, संध्या बेला में सारे पांडव कृष्ण के साथ शल्य के शिविर में जाते हैं, शल्य से मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप तो मेरे पक्ष से लड़े नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए कुछ काम करेंगे या नहीं? कहें क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो आप शल्य का सारथी बन गए हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पक्ष से आप लड़ रहे हैं, आपका कर्तव्य है, लेकिन आप एक काम करेंगे। क्या करेंगे? तो कभी भी कर्ण को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, और प्रोत्साहन का संबंध विचार से है। एक कमजोर व्यक्ति भी इतिहास रच देता है अगर उसको उठाने वाला कोई होता है। तो कर्ण का मनोबल नहीं उठाना है, क्योंकि मन, उत्साह का संबंध, प्रोत्साहन का संबंध मन से है। तो इसीलिए शल्य ने कहे ठीक है, नहीं करेंगे। और यही कारण है कि पूरे युद्ध में कर्ण कितना भी प्रयास करता था, फिर भी शल्य कभी भी आपको, कर्ण को प्रोत्साहित नहीं किया, जिसका परिणाम था कि कर्ण योद्धा होने के बावजूद भी पराजित हुआ। अर्थात हमारे विचार पर अगर प्रतिदिन आघात किया जाए और आप ऐसे कंसर्न से जुड़े रहें जिसमें यह कहा जाए कि बीपीएससी भारी है, आप कलेक्टर नहीं बनेंगे, तो आप निश्चित नहीं बनेंगे। इस घटना को समझाने के लिए हम चलते हैं अकबर के दरबार में, जहां नवरत्नों के साथ बीरबल वगैरह हैं, और राजा तो राजा होता है। एक बार सारे नवरत्नों को मेमना का बच्चा दिया गया, और दिया गया एक निर्देश कि इसको खाना खिलाना है, पिलाना है, लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये तो अपने आप में 36 का संबंध है। मान लीजिए कोई खाएगा तो वजन बढ़ेगा, लेकिन यहां शर्त है कि आपको खाना खिलाना है, पूरा सब कुछ करना है, लेकिन वजन नहीं बढ़ने देना है। 2 महीने 3 महीने के बाद फिर से जो है मेमने के बच्चे को तौला गया, वो प्रतियोगिता आ गई, सारे लोगों के जो मेमने के बच्चे थे सबका वजन बढ़ा हुआ था। बीरबल की जब बारी हुई तो जितना दिया गया था उतना ही था। सारे लोग परेशान थे कि ये हुआ कैसे। तो बीरबल से पूछा, अकबर पूछे कि ये कैसे संभव हुआ बीरबल, इसका मतलब आप खाना नहीं खिलाए? तो कहा ये 2 महीना तक नहीं खाना खिलाने के बाद क्या कोई भी जिंदा रहेगा? तो तुम खिलाया पिलाया सब कुछ किया, तो फिर ये ऐसे के ऐसे क्यों? तो उसने कहा कि प्रत्येक दिन इसको खिलाते थे, और शाम के समय में 1 घंटे के लिए शेर के बारे के पास जाकर बांध देते थे, और शेर जो इसको गुर्राते थे उससे इसका खाना पीना हजम हो जाता था, वेट बराबर। दिन भर आप खूब पढ़ लीजिए, रात में 1 घंटा सोच लीजिए मेरा रिजल्ट नहीं होगा, सारा पढ़ा बेकार। बात समझ गए? ये विचार का प्रभाव है, ठीक है। इसीलिए विचार से ही हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, कार्य बनता है, और वही हमारे कार्य शैली को बदलता है। इसीलिए जीवन में कार्य का महत्व है या उसके शैली का महत्व है। इसलिए याद रखिएगा कि अंग्रेज ने भारत की इस व्यवस्था को बदल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पर लोग इसको महत्व देते थे, कार्य का कोई महत्व नहीं था। नहीं पढ़ेंगे तो पान का दुकान करेंगे। मान लीजिए कि बीए पास करके पान का दुकान कर ले, तो लोग समाज में क्या देखेगा? अब ये पान के दुकान का संबंध अगर हम बीए से जोड़ लेंगे, एमएससी से जोड़ लेंगे, तो क्या कार्य कभी भी समाज में मान्यता प्राप्त करेगी? और यही कारण है कि भारत की कार्य संरचना को बदल दिया अंग्रेज, और वही कार्य संरचना के कारण भारत में लघु कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, इंटरप्रेन्योर, ये सारा बदल गया। और जो भारत विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा निर्यातक था, वो सबसे बड़ा आयातक हो गया,
कच्चे माल का निर्यातक हो गया, अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल गया और जो आज तक बदला हुआ है इसी को बदलना है। इसीलिए भारत को बदलना है तो भारत का विचार बदलना है, उसके कार्यशैली को बदलना है, नहीं कि कार्य को बदलना है। प्रत्येक कार्य में एक अवसर है, बशर्ते उसे हमें पहचान करना है और वो हम विचार से करते हैं। चले तो इस संदर्भ में अच्छा और बुरा क्या होता है, विचार या स्वयं अच्छा बुरा? अच्छा बुरा कुछ नहीं है, केवल और केवल आपका विचार है। आप अपने साथ होने वाले प्रत्येक घटना का विश्लेषण कैसे करते हैं, इससे आपकी मानसिक क्षमता का पता चलता है और उसी के संदर्भ में विचार निरूपित होती है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि व्यक्ति या मानव का इतिहास जो एक स्वर्णिम इतिहास है, उसका मूल आधार उसका विचार है। उसी विचार के कारण मानव असफलता 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 के बाद भी सफलता और सफलता का इतिहास रचता गया, जो मानव को यहां तक पहुंचाया। इसलिए हम अपना दृष्टि बदलें, अपनी तरीके बदलें, नहीं कि अपना सिद्धांत बदलें। पतझड़ आता है तो पेड़ भी अपने पत्ते गिराते हैं, जड़ नहीं बदलते हैं। भारत एक मूल सिद्धांत और व्यवहारवादी देश है, जिसमें हमें उन सिद्धांतों को सुसज्जित करके रखना है, केवल अपनी रणनीति को बदलना है। हम रणनीति बदलते हैं, हमारे परिणाम बदल जाता है। इसीलिए हम अपने विचार, अपने संस्कार को नहीं बदलेंगे, केवल अपने तरीके को बदलेंगे। अगर असफलता है तो कहीं तरीका की कमी है, केवल इसे तलाश करना है, नहीं कि हम किसी और की तैयारी में लग जाएंगे। चलें, अब दूसरा है सत्य का मौन होना। ठीक है, मानवीय जीवन में जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ तो मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये व्यक्ति की 4 अभिष्ट है, हम एक तरह से कह सकते हैं। इसको समझाने के लिए हम एक बड़ा ही सुंदर सा श्लोक है, जो हम लोग अपने पढ़ाई के जीवन काल में हमेशा सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, और वो है विद्या ददाति विनयम। हम यहां से प्रारंभ करते हैं, ढेर सारे चीजों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विद्या जो है देता है विनय। हम यहाँ विनय शब्द की जगह पर अनुशासन लिख रहे हैं। ठीक है, विद्या गिव्स डिसिप्लिन, तो ये विद्या जो है वो हमें क्या देता है, अनुशासन देता है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम। अनुशासन से हम
पात्र बनते हैं, योग्य बनते हैं। ठीक है, पात्रत्वा धन मापनोति, जब हम योग्य होते हैं तो हमारे पास धन आता है। जब धन, विद्या से क्या आया? अनुशासन से योग्यता, योग्य बने आप। जब योग्य बन गए तो आपके पास धन आया। पात्रत्वा धन मापनोति, धनार्थ धर्म ततः सुखम। धन से धर्म और धर्म से सुख। यहां हम सुख नहीं लेंगे, यहां हम आनंद कहेंगे। आनंद और सुख में अंतर है। बात समझ गए? हम यहां आनंद की बात करेंगे। वैसे यहां लिखा गया है आनंद, सुख लिखा गया है, लेकिन हम इसका संबंध आनंद से लेंगे। अब यहां पर ये विद्या है, ये विद्या का मतलब होता है क्या? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तो वो ज्ञान जो हमें भौतिक बंधनों से मुक्त कर दे। सा विद्या व विमुक्त। विद्या क्या है? तो जो हमें बंधन से मुक्त कर दे, मैं और तुम के श्रेणी से अलग कर दे, जहां पर तुम समाप्त हो जाए, जहां सभी प्रकार की द्वैत समाप्त हो जाए, वही है विद्या। अगर विद्या के बावजूद भी भ्रम है और आपको द्वैत नजर आता है, तो इसका अर्थ है कि आप क्या सोच रहे हैं? तो आपके नजर में, आपके चिंतन में प्रत्येक प्रकृति की जो चीज है वो अलग है, साम्यता की कमी है। इसलिए विद्या का मतलब है एक ऐसे सूक्ष्म ज्ञान से जहां पर सामत्व का बोध हो, जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे, इसका भाव हो। और ये भाव कब आएगा? जब इस तरह की ज्ञान होगी तो आप अनुशासन, यहां पर सामान्य रूप में डिसिप्लिन का मतलब लोग मानते हैं कि सबको सुबह सुबह हाथ जोड़ना। नहीं, अनुशासन का मतलब होता है स्वयं को शासित करना, अपने विकारों को दमित करना, अपने दोष को दूर करना, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को व्यवस्थित करना, यह है अनुशासन। आपको जो है सो पढ़ने का मन है लेकिन नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो सभी प्रकार के आचरण जिससे व्यक्तित्व का विरोधाभास उत्पन्न होता है या व्यक्तित्व में दोष उत्पन्न होता है, उस दोष का दमन है अनुशासन। कोई दिक्कत? जब आप इस तरह से होते हैं तो आप पात्र हो जाते हैं, मतलब आपका व्यक्तित्व योग्य हो जाता है। जैसे कुंभकार घड़ा को पीटकर उसको आकार देता है, तो अनुशासन में तप करके व्यक्तित्व एक आकार लेता है, जिसके बाद उसका जिसमें प्रयोग किया जाता है उस रूप में उसका प्रयोग होता है। पात्रता का मतलब होता है योग्य होना। सफलता झक मारकर तब आती है जब आप योग्य रहते हैं। कुछ लोग सफलता के पीछे भागते हैं, कुछ लोगों के पीछे सफलता भागती है। सफलता उनके पीछे भागती है जो योग्य होते हैं, क्योंकि हमेशा ही सफलता योग्य का वरण करती है। सफलता जो होती है वो किसको वरण करती है? योग्य को वरण करती है। जैसे अभी स्वयंवर चल रहा है, बीपीएससी का स्वयंवर, और उस स्वयंवर में जो सबसे योग्य होगा उसका चयन होगा। क्या है कि नहीं? उसी के गर्दन में जो है सो बरमाल पहनाए जाएंगे, वही जो है सो सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। तो किसकी तलाश हो रही है? योग्यता की।
आप योग्य बनेंगे, अनुशासन होगा। तो विद्या अपने आप में कोई गुण नहीं है। एक बात मत समझ जाइए कि केवल पढ़ने मात्र से सफलता आ जाएगी। अगर सफलता को हम सुख मान लें तो विद्या से ही सफलता नहीं आएगी। इस विद्या के बाद आपको स्वयं को बनाना होता है, और जब स्वयं बनते हैं तो ऑटोमेटिक आप पात्र हो जाते हैं। इसलिए विद्या ज्ञान के बावजूद भी आप योग्य हैं या नहीं, यह निर्धारण नहीं हो सकता है। हो सकता है ज्ञान के बावजूद भी आपके अंदर में कई दोष हो। केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता तो इंजीनियर के बावजूद भी लोग देशद्रोह नहीं होते, आतंकवादी नहीं बनते, उनके पास उच्च शिक्षा है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए इसका संबंध अनुशासन से है। ये है संस्कार। इस दोनों के मिल करके बनता है हमारा पात्र, हम योग्य बनते हैं, हम ऊर्जा को धारण करते हैं। और जब ये हम योग्य हो जाते हैं तो धन, अब यहां जो धन है, इस धन में कई तरह के धन होते हैं। रुपया पैसा भी धन होता है और प्रतिष्ठा भी धन होता है। आपका जीवन अंडर टू आर्टिकल 21 आपका जो जीवन है वो ग्लोरियस हो जाता है। किसके बल पर? धन। प्रतिष्ठा भी एक धन है। अगर प्रतिष्ठा धन नहीं होता तो मान हानि की मुकदमा नहीं होता, क्या है कि नहीं? अगर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन होता है तो उसके जीवन के अधिकार का हनन होता है, मान हानि की मुकदमा होती है उस पर, तो मान हानि ये प्रतिष्ठा है। और याद रखिएगा कि व्यक्ति जो है ना, वो दृश्य और अदृश्य की यात्रा करता है। ये प्रत्येक जगत जो है दृश्य और अदृश्य की यात्रा करता है। और जब तक वो दृश्य है तो मूर्त है, बाकी अमूर्त है। इसी मूर्त और अमूर्त से सृष्टि का निर्माण होता है। जैसे तो इसमें सदा के लिए जो मूर्त रहता है वो क्या रह जाता है? तो व्यक्ति का कार्य। गांधी हम लोगों के बीच में नहीं है, भौतिक शरीर में उपस्थित नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो आज भी हमारे व्यक्तित्व, विचार, कार्य, संरचना को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो व्यक्ति का जो कर्म होता है वही जिंदा होता है, प्रतिष्ठा ही जिंदा होता है। इसीलिए कार्य करते वक्त हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम ऐसे कार्यों का इतिहास रचें जिससे कि आने वाला इतिहास में वो जिंदा रहेगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। तो ये है धन, जिससे आप इस सृष्टि पर एग्जिस्ट करते हैं हमेशा के लिए। और यही एग्जिस्टेंस जो है ये है धर्म और मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? तो सामान्य भाषा में अगर बात करें, स्थूल रूप से अगर व्याख्या करें तो लोग कहते हैं जन्म और मरण से मुक्त हो जाना। जन्म और मरण से मुक्त हो जाने का मतलब हो गया ऐसा कर्म करना जो कभी भी उस कर्म का क्षय न हो, वही है मोक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरह से यही जो धर्म, ये आपका सुख है, ये प्लेजर है। तो व्यक्ति के पुरुषार्थ में इसी सब को मिला करके इसको 4 भाग में बांटा गया, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहां पर अगर हम इसकी व्याख्या अलग दृष्टिकोण से करें तो हो सकता है, लेकिन मैं इसकी व्याख्या जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करूंगा। धार्मिक किताबों में क्या है मैं उस हिसाब से इसको नहीं बोल रहा हूं, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें निहित है, मैं उसको ले रहा हूं, जो ये मेरा है, मेरी व्याख्या है। यहां जो धर्म है, ये धर्म का मतलब है कार्य से, कर्तव्य से, धारण करने योग्य आचरण से, और इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है। तो धर्म का संबंध किससे है? कर्तव्य से, कार्य से। अब जब ये धर्म का संबंध कर्तव्य से है तो अब जरा सोचना है कि कर्तव्य क्या है? तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म, यही न है जो हमारे विचारों से प्रेरित होगा। अब वहां आ जाइए, ये कर्तव्य जो है ये प्रभावित करेगा अर्थ को। किसको प्रभावित करेगा? अर्थ को। अब यहां आ जाइए, अर्थ का मतलब अगर मैं यहां धन लेता हूं
निबंध के संदर्भ में अगर मैं पैसा लेता हूं तो मैं यहां पैसा लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो व्यक्ति का मूल्यांकन दो से होगा, या तो पैसा से या फिर कर्तव्य से। आज से पहले का समाज कर्तव्य को महत्व देता था या धन को महत्व देता था? किसको महत्व देता था? कर्तव्य को। लेकिन आज का समाज भौतिकतावादी है, उपभोक्तावादी है, और इसीलिए आज व्यक्ति का महत्व किससे है? पैसे से, कर्तव्य से नहीं। और कर्तव्य जो है ये सत्य है और शाश्वत है। सत्य और शाश्वत होने के कारण ये हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। अब ये धन जो है ये हमारा एक लाभ प्रेरित दृष्टिकोण है। आज समाज में कई तरह की जो समस्याएं हैं या जो सामाजिक समस्याएं हैं, उसका मूल जो आधार है वो सामाजिक दृष्टिकोण है। क्योंकि हम व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से, उसके चिंतन से, उसके दर्शन से, उसके कर्तव्य से नहीं करते, हम उसके पास धन से करते हैं। और जब धन से समाज के मूल्यों का निर्धारण होता है तो वहां नैतिक और मानवीय मूल्यों का क्षरण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, आज आप हर जगह देखेंगे पान गुटखे के दुकान पर लिखा रहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट बेचना जो है अपराध है। क्यों? आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ये तो कहीं नहीं लिखा था। तो उस समय में समाज स्वयं अपने दायित्व का निर्वहन करता था। अगर उस समय में पान और गुटखे के दुकान पर अगर छोटा बच्चा पान गुटखा लेने जाता था तो पान के दुकानदार भी उसको 2 थप्पड़ लप्पड़ लगाता था और पूछता था किसके लिए ले जाएगा। क्या होता था कि नहीं होता था? अगर पान के दुकान पर में अपने से ज्यादा उम्र का किसी व्यक्ति को लोग देख लेता था तो दूर से भाग लेता था। आज वो जाता है, क्यों? और दुकानदार भी नहीं पूछता है कि तुम किसके लिए ले जा रहे हो, क्योंकि उस समय में दुकानदार का मकसद आज केवल और केवल पैसा है। इसीलिए वो अपने सामाजिक दायित्व को छोड़ रहा है। मेरा मानना है कि अच्छा और बुरा समाज स्वयं निर्धारित करता है, स्वयं निर्धारित करता है। लोग ये सोचता है, जब मान लीजिए कि समाज में कुपात्र हो जाता है तो लोग उस पर रोता है और लोग कोई उसका दायित्व नहीं लेता है, जबकि समाज का ही दायित्व है कि वो अपराधी बनाया या पंडित बनाया। क्योंकि कोई भी माता पिता स्वयं में अपने बच्चे को अपराधी या पंडित नहीं बनाते। इसका मतलब वो समाज का धरोहर होता है और समाज उसको परिष्कृत करता है। समाज ने उस बच्चे में, उस व्यक्तित्व में कौन सा विचार गढ़ा और दिया, इससे उस बच्चे का और व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसलिए याद रखिए, प्रत्येक शिक्षण संस्थानों का यह दायित्व होता है कि वो भविष्य के विचार में क्या गढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है ज्यादा, नहीं कि भौतिक लाभ महत्वपूर्ण है। हम एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे जो आप अभी भी देख रहे हैं कि आज अगर 18 साल के ये तथ्य लिख देने से क्या युवाओं में सिगरेट पान गुटखे की लत कम हुई? नहीं। हमने, सरकार ने एक दायित्व निभाया, समाज ने सिर्फ एक दायित्व निभाया, लेकिन हृदय से नहीं। आज सामाजिक बंधनें ढीली हुई है, इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व के अभाव में लोगों में असुरक्षा का भाव हो गया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हमेशा ही व्यक्तियों के बीच रहता है और ये असुरक्षा का भाव व्यक्ति में भौतिकतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है जो धन को महत्व दिखाता है। ज्ञान अपने आप में सत्य और शाश्वत होता है, उसका संबंध पैसे से नहीं है। और इसीलिए शिक्षण संस्थानों का भी पैसे के आधार पर बंटना
ये बुरी बात है, क्योंकि ये मौलिक चीज है। आज पढ़ाना, पढ़ना, लिखाना ये मॉनेटरी सिंबल हो गया है, और मॉनेटरी सिंबल होने के कारण लोग बच्चे का एडमिशन इसलिए नहीं कराते हैं कि उनको पढ़ना है, इसलिए कराना है जिससे समाज में हमारा स्टेटस हो जाए। और इसी मनोविज्ञान के कारण क्या हो रहा है, तो समाज में एक गरीबी और अमीरी की एक रेखा हमेशा बनती रही है। भारत की शिक्षण प्रणालियों में आमूलचूल परिवर्तन उस समय आ जाएगा जिस समय में मंत्री और संतरी दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में बैठेंगे। जब कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ेंगे तो समाज में समरसता होगी और न्याय होगा। जब राम और निषाद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो रामराज होगा। बात समझ गए? तो ये है हमारा पैसा। पैसा क्या करेगा? तो सत्य को समाप्त करता है, क्योंकि ये एक भौतिकवादी क्या है, दृष्टिकोण है। अब आ जाइए, यहां जो काम है, ये काम क्या है? तो काम है इच्छा। ये हमेशा याद रखिएगा, काम क्या है? इच्छा है। और इच्छा अगर संतुलित हो तो समाज का कल्याण करता है, और अगर असंतुलित हो तो समाज परेशान होता है। संतुलित इच्छा, इसी को हम कह सकते हैं सम्यक डिजायर, है ना? अष्टांग मार्ग में बुद्ध कहते हैं सारे दुखों के कारण क्या है? इच्छा है, हमारा गलत इच्छा है। तो अगर मान लीजिए कि इच्छा गलत है, इच्छा का गलत होना, तो इच्छा अगर गलत होगा तो हमारी समस्त कार्य प्रणाली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और जब कार्य प्रणाली गलत होगा तो फिर हम देश काल परिस्थिति में हमारी जो उपलब्धि होगी वो अच्छा होगा या बुरा होगा? तो यहां मोक्ष का संबंध उपलब्धि से है। मोक्ष का संबंध जो है क्या है? उपलब्धि से। और यही उपलब्धि जो होता है वो हमेशा रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर व्यक्ति के ये चार पुरुषार्थों में समय के कालखंड में प्रत्येक युग में सब अलग अलग। इसीलिए प्रारंभ में व्यक्ति किसको महत्व देता था? कर्तव्य को। इसलिए अधिकार और कर्तव्यों में व्यक्ति सबसे पहले कर्तव्य चुनता था। क्या चुनता था? कर्तव्य। कोई दिक्कत तो नहीं? और इसी के कारण आप देखेंगे कि रामायण सद्भावना और समन्वय का राज्य है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को महत्व देता है, नहीं कि अधिकार को। और महाभारत के काल में सत्य मौन हो जाता है, क्योंकि उस समय तक अधिकार प्रबल हो जाता है, वहां कर्तव्य गौण हो जाता है। और जब समाज में कर्तव्य गौण होता है तो उस समय में फिर तूती किसकी बोलती है? धन की। दुर्योधन अपने धन के बल पर अपने गुरु कृपाचार्य सारे लोगों को बांध रखा था, जिसके कारण वो लोग अपने सही कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाए। जिस सभा में स्त्री का सील हरा जाए और वहां पर उस सभा का सबसे वयोवृद्ध अगर मौन रहे तो उसे सर सज्जा पर नहीं सोना पड़ेगा तो और किस पर सोना पड़ेगा? क्योंकि इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता, और इसीलिए इतिहास के उस किले चुभन पर उसे हमेशा सोना पड़ता है। ये सर सज्जा का मतलब वो चीज है कि वो टिस उसे हमेशा लगेगा। क्यों? तो वहां पर सत्य को किससे दबाया गया? कर्तव्य की जगह पर किसकी बात होने लगी? अधिकार की। याद रखिएगा कि परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, जहां कर्तव्य से अधिक अधिकार पर बल दिया जाने लगता हो तो वहां पर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय मूल्य का ह्रास होता है। और उस स्थिति में
फिर भौतिक संसाधनों का समाज में बोलबाला होता है और वही बोलबाला उसकी सभ्यता और संस्कृति का ह्रास करता है। कोई दिक्कत तो नहीं। इसीलिए आवश्यक होता है कि जब हमें अधिकार और कर्तव्यों में चयन की बातें आए तो हमेशा ही हमें कर्तव्यों का चयन करना चाहिए। ये धन जो होता है ये गतिशील होता है, कर्तव्य जो होता है वो शाश्वत होता है। ये समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आपके द्वारा किया गया कर्तव्य ही समाज में शाश्वत और सत्य रूप में ख्याति प्राप्त होता है, जिसको धन से नहीं इससे पहचान मिलेगी। गांधी अपने सत्य, अहिंसा, स्वराज और स्वदेशी जैसे सिद्धांतों को लेकर के उस समय के तत्कालीन युग में विरोध का ऐसा तरीका प्रस्तुत किए जो आज भी जीवंत है, और उसमें उन्होंने सत्य को महत्व दिया, और वो सत्य था उनका कर्तव्य, और उन्हीं कर्तव्यों के बल पर गांधी आज भी शाश्वत हैं, आज भी जीवित हैं हम लोगों के विचारों में, चिंतन में, कार्य प्रणालियों में, दर्शन में, फिलॉसफी में। इसीलिए भारत की आत्मा में, आधुनिक भारत की संचेतना में, आधुनिक भारत के प्रणेता में गांधी आज भी जिंदा है। अर्थात धन एक समय के लिए सत्य को दबा जरूर सकता है, लेकिन कालांतर में सत्य स्वयं में जब उजागर होता है तो पैसे की तूती समाप्त होती है, लेकिन फिर भी पैसा एक क्षण के लिए सत्य को दबा ही देता है, जिससे समाज में कई तरह की विरोधाभास उत्पन्न होती है। जहां न्याय खंडित होती है, इसका एक भाव ये भी है। सत्य का उजागर होने का मतलब कि वहां न्याय खंडित होती है। अगर न्याय खंडित नहीं होता तो जो पांडव केवल 5 गांव से अपने जीवन यापन करने के लिए तैयार था, उन्हें कहा जाता है सुई अग्रेन न दातव्यं बिन युद्धेन केशव। अर्थात बिना युद्ध का हम सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकते। ये क्यों मिल रहा था, क्यों नहीं न्याय मिल रहा था अर्जुन को? क्योंकि वहां पर पैसा बोल रहा था, सत्य नहीं। इसीलिए जब पैसा बोलता है तो समाज में अराजकता आती है, भ्रष्टाचार आता है, मानवीय मूल्य का ह्रास होता है, नैतिकता कमजोर होता है, आदमी जो है सो मानवीय मूल्य त्रास होते हैं, पारिवारिक मूल्य समाप्त होता है, पारिवारिक विखंडन होती है, और उस समय में व्यक्ति की पहचान केवल और केवल उसके भौतिक साधनों से होने लगती है, नहीं कि उसके नैतिक मूल्यों से। आज जरूरत है कि हम फिर से नैतिक मूल्यों की स्थापना करें और मानवीय कर्तव्यों को बल कर करके एक शाश्वत और सत्य समाज का निर्माण करें। इस तरह से इसका निष्कर्ष लिखेंगे। चले, ये दोनों का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा, और आप लोग इंस्टाग्राम पर या फिर जो व्हाट्सएप है उस पर भी ले लेंगे। और प्रिंट, चूंकि आप लोगों को प्रिंट निकाल कर देने में डिले हो जाता है, इसलिए हम उसको जो है सो उस पर भी शेयर कर देंगे और दे भी देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। ये दोनों निबंध जो है अभी तुरंत लिखिए और तब जाइए, तब न सुनेंगे कि आप इतना जो सुने हैं वो आपके पास है या नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? सो बताइए।